अच्छा जी। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉप्स। ठीक है, देखें प्रॉप्स मैंने आपको बताया था कि अगर बिल्कुल स्टार्ट करूँ कंपोनेंट से, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के सिंपल फंक्शंस होते हैं। जैसे हम जावा स्क्रिप्ट में सिंपल फंक्शंस बना रहे होते हैं, वैसे ही कंपोनेंट वही सिंपल फंक्शन ही होते हैं। बस एक डिफरेंस ये होता है कि एक तो नहीं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वही होता है कि कंपोनेंट जो है वो लाजमी रिटर्न करेगा एक जीएसएक्स एलिमेंट। ठीक है, वो जीएसएक्स एलिमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, एचटीएमएल में एच1 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, सेक्शन हो सकता है, वट एवर, कोई इटसेल्फ कंपोनेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है कंपोनेंट है। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शंस के अंदर अगर मुझे एक फंक्शन से डेटा दूसरे फंक्शन में पास करना है, एक फंक्शन के बाहर से डेटा फंक्शन के अंदर लेके आना है, तो हम यूज़ करते थे वहाँ पे पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम डेटा को फंक्शन के अंदर पास करवाते थे। तो जो काम वहाँ पे पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वही काम यहाँ पे हमारे पास प्रॉप्स करते हैं। प्रॉप्स यहाँ लिखा हुआ भी आप पढ़ लें, रिएक्ट प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्ग्यूमेंट इन जावास्क्रिप्ट। प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट similar to function parameter where state is managed within the component similar to variable declared within a function। यानी बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक कंपोनेंट है वेलकम। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम सारा, ये मेरा नेम आपको बताया था, जितनी भी ओपनिंग टैग में हमारे पास चीज़ें लिखी हुई होती हैं उनके एट्रीब्यूट्स कहते हैं HTML के अंदर, लेकिन यहाँ रिएक्ट में उनको प्रॉप्स कहते हैं। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हम एक नेम करके मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट भिजवाया, नेम इक्वल टू सारा। अब मैं इस सारा को, इस नेम को इस वेलकम कंपोनेंट के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कंपोनेंट के बाहर से डेटा कंपोनेंट के अंदर भिजवाया विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। अब एक्सेस कैसे करते हैं? यहाँ पे हमें पैरामीटर्स के अंदर प्रॉप्स नाम एक चीज़ मिल रही होती है, पैरामीटर मिल रहा होता है, और उससे हम इसको निकाल लेते हैं। इन प्रैक्टिकल अभी मैं साइज से करके दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं ज़रा अपने प्रैक्टिकल की तरफ। थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना था कि प्रॉप्स होते क्या हैं और हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये हमारा कोड एडिटर आ गया। हमने यहाँ पे कुछ काम किया था SRC के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर हमने यहाँ पे सिंपल एक काउंटर अपना बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ऐप के अंदर आके इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं। अच्छा, मैं सिंपल यहाँ पे आते एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ। सिंपल कॉम्पोनेंट का सिंपल यहाँ पे बनाते हैं हम एक कॉम्पोनेंट a.jsx। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, इसके अलावा कंपोनेंट बनाते हैं कॉन्स, जैसे हम नॉर्मल कंपोनेंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। कंपोनेंट ए, ये बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा एक h1 आई एम कंपोनेंट ए। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट ए। ठीक है, इसको मैंने सेव किया यहाँ पर आए। इंपोर्ट किया यहाँ से कंपोनेंट ए को, कॉपी किया और यहाँ आके इसको मैंने कॉल कर दिया। चेक करते हैं। ठीक है, आई एम कंपोनेंट ए, प्रॉपर लिंकिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे काम क्या है कि अब हमें यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर जो है वो प्रॉप्स का यूज़ देखना है, किस तरीके से प्रॉप्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, और डेटा पासिंग वगैरह जैसे हम नॉर्मल फंक्शंस के अंदर कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे किस तरीके से होती है। अच्छा, किसी का भी सवाल हो बीच में तो भाई आप लोग पूछ सकते हैं, तो आप भी अगर ऑनलाइन ले रहे हो आप, तो आप भी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। हैंड रेज वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट पूछ लेना, क्योंकि फिर मैं दोबारा स्क्रीन मुझे देखनी पड़ेगी वहाँ पे किसने हैंड रेज किया है। तो आप डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ सकते हो चीज़ें, ऐसा कोई मसला ओके नहीं सर। है। अभी तो सिंपल हमने वो जो नॉर्मल काम करते हैं वैसे किया, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया इसके अंदर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, 2-3 कंपोनेंट बनाता हूँ, मतलब एक और 2 कंपोनेंट और बनाता हूँ जल्दी से। कंपोनेंट b.jsx, कंपोनेंट ए का ही कोड उठाता हूँ, बी में पेस्ट करता हूँ, और जहाँ जहाँ कंपोनेंट ए है उसको बी कर देता हूँ। ठीक है, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ, इसका नाम क्या हुआ? हाँ हाँ, बी करेंगे, इसमें कर देता हूँ, मैं भूल गया मैं उसमें। कंपोनेंट बी। ठीक है, यहाँ इसको पेस्ट कर दो।
कंपोनेंट सी, ठीक है। अच्छा, अब कंपोनेंट जो मेरा बी है, अच्छा अगर मैं ऐप के अंदर आऊँ, यहाँ पे ऐप के अंदर कंपोनेंट ए कॉल हो रहा है, ठीक है। कंपोनेंट ए के अंदर मैं कॉल करता हूँ, अब मुझे कंपोनेंट बी भी कॉल करना है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आके फ्रेगमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे कंपोनेंट बी को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट कंपोनेंट बी, और इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंपोनेंट सी को भी। कंपोनेंट बी को कॉल किया, कंपोनेंट सी को कॉल कर लिया यहाँ पर, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या है, इशू यहाँ पे ये है कि लेट से मैं ऐप के अंदर यहाँ पे हूँ, इसके अंदर कंपोनेंट ए आ रहा है। देखिए कंपोनेंट का ट्री समझें, इसके लिए आपको एक टॉपिक छुड़वाया था, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। ये क्या होती है, एक एक्सटेंशन होती है। आप सिंपल गूगल पर आएँ, रिएक्ट डेवलपर टूल्स, जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिल जाएगी क्रोम की। सिंपल यहाँ पर आएंगे, मैंने क्योंकि ऑलरेडी ऐड की हुई इसलिए मेरे यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, आपको ये इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट का आइकन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हेल्प क्यों करती है, अब मुझे देखें अभी तो मेरे पास 3 कंपोनेंट, तो मुझे याद है कि मैंने ऐप के अंदर ए कॉल किया हुआ है, ए के अंदर बी और सी कॉल करेंगे, ऐसा ही है। लेकिन जब ये कंपोनेंट 3 या 3 है भी, तो कहीं 300 या 3000 हो जाए, आप ऐसा याद नहीं रख सकते, या आपके कोई भी याद नहीं रख सकता कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कॉल हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी एक्सटेंशन हेल्प करती है। देखें किस तरीके से, आप सिंपल यहाँ पे आके इसको डेवलपर टूल ऑन करें अपना नॉर्मल वाला। जैसे ही आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे ना, देखें यहाँ पे 2 एक एडिशनल ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, प्रोफाइलर और एक कॉम्पोनेंट। प्रोफाइलर को फिलहाल छोड़ दें अभी, कॉम्पोनेंट्स के अंदर जैसे ही आप आएंगे, देखें यहाँ पे पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट ट्री आपको दिख रहा है। ये ऐप है आपका, ऐप के अंदर कौन रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट ए रेंडर हो रहा है, ए के अंदर बी है और बी के अंदर सी है, ठीक है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा भी, अभी क्योंकि मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे यूज़ नहीं किया है प्रॉप्स वगैरह, तो ये मुझे बता रहा है कि प्रॉप्स एम्प्टी पड़े हैं सारे अभी। तो मैं जब यूज़ करूँगा तो फिर दोबारा आपको ये दिखाऊंगा मैं डेवलपर टूल्स। तो इससे आपको पूरे हेल्प मिल सकती है, आपके कंपोनेंट्स कौन सा कहाँ कॉल हुआ है, किस में क्या डेटा पड़ा हुआ है, क्या पास हो रहा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिख सकती हैं। बहुत ही ईजी ग्राफिकल पूरा ट्री बना के आपको कंपोनेंट का दे देता है ये, ठीक है। अच्छा, अब लेट से सपोज करें कि मेरे पास ये H1 में टैग आ रहा है यहाँ पे, आई एम कंपोनेंट ए, ठीक है। मुझे यहाँ पे लेट से कोई एक डिफरेंट मैसेज प्रिंट करवाना है, मुझे कोई डिफरेंट मैसेज शो करवाना है। लेकिन मसला ये है, सपोज कर लें कि जो डेटा है ना वो सारा ऐप के अंदर पड़ा हुआ है, वो डेटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ऐप के अंदर पड़ा हुआ है। तो लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे, कॉन्स्ट माई नेम इज इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं, एक मैसेज है सिंपल सा, ठीक है। आई एम लर्निंग रिएक्ट जेएस, मैं चाह रहा हूँ कि मैं कंपोनेंट ए के अंदर पास करूँ, ठीक है। मुझे कंपोनेंट ए में जो H1 आ रहा है मुझे यहाँ दिखाना है ये। अब मसला ये कि यहाँ पे अगर मुझे कोई वेरिएबल या कोई दिखाना होता है तो उसमें नॉर्मली हमारा क्या होता है, वो वेरिएबल कहाँ बना होना चाहिए, इसी फाइल के अंदर होना चाहिए। जैसे वेरिएबल्स होते हैं आपके पास, कि वेरिएबल का स्कोप उसके यानी उसके वेरिएबल में स्कोपिंग होती है। अगर आपने फंक्शन में बनाया तो फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं मिल सकता। कोई ब्लॉक में है तो ब्लॉक में मिलेगा, याद है लेट कॉन्स्ट वैर के केस के अंदर। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे अपने मैसेज का वेरिएबल यूज़ करना है इस जगह पे, तो मैसेज के वेरिएबल को यहाँ पे होना भी चाहिए। और यहाँ पे हम वेरिएबल्स वगैरह को इस तरह एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सही है। तो अब एक तरीका क्या है कि मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको दोबारा से बना लूँ। भाई ऐसे करके आऊँ, मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहाँ पे आके मैं इसको ऐसे पेस्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये तो एक लाइन है ना, समझे। अगर ये एक ऐसा कोई हैवी ऑपरेशन है जिसके यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी ऑपरेशन है ये, तो फिर मैं सिर्फ इसको दिखाने के लिए डबल डबल ट्रिपल यूज़ करूँगा, ये नहीं कर सकता ना ये। तो फिर मुझे क्या सोल्यूशन है मेरे पास, जब ऐसा केस है कि मुझे एक कंपोनेंट यानी ये ऐप एक कंपोनेंट है, मुझे एक कंपोनेंट से कोई डेटा भिजवाना है दूसरे कंपोनेंट को, तो इस सिनेरियो में मैं यूज़ करता हूँ प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये जो डेटा है यहाँ पे मैसेज का, मैं इसको यहाँ पे भिजवाऊँगा। अब आप एक एट्रीब्यूट बनाते हैं की और वैल्यू की फॉर्म में।
अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि आप जो की का नाम रख रहे हो वही उसके अंदर वैल्यू भी वही रखो। लेट्स से अगर मुझे मैसेज भिजवाना है तो मैं की का नाम भी मैसेज रखूंगा और वैल्यू का नाम भी मैसेज रखूंगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप ये नाम कुछ भी रख सकते हो। आप नेम रख दो, आप लेट से कुछ भी रख दो, वट एवर, आपकी मर्जी है। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि जो आपकी की है उसी नेम से अपनी वैल्यू भी, सॉरी जो आपकी वैल्यू है उसी नेम से अपनी की भी सेट कर दो। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? नहीं, प्रॉप्स का जो आपने बताया इसका जरा है क्या डेफिनेशन जरा बता दें जरा। भाई ये बता चुका हूँ डेफिनेशन। नहीं, लेकिन ये आप बोल रहे हैं कि इसमें एक एक किस्म से ये जो हम वो वाला करते हैं ना, फंक्शन कॉल बैक फंक्शन वाला काम है ना। कॉल बैक फंक्शन वाला काम नहीं है। फंक्शंस के अंदर आप जो आर्ग्यूमेंट ये भिजवाते थे, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर, ये वो काम है। ये यूँ समझ लें, कंपोनेंट एक फ़ंक्शन है जिसको मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पे, और उस कंपोनेंट एक नामी फंक्शन के अंदर मैं एक आर्ग्यूमेंट भिजवा रहा हूँ मैसेज नाम का। फंक्शंस को रिवाइज करो दोबारा थोड़ा सा, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होता है, इससे ये फंक्शन वाला काम है सिंपल, फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। ये वही काम है। ठीक है कि मैं यहाँ पे ये आर्गुमेंट भिजवा रहा हूँ इस तरीके से। अब इसमें मल्टीपल मैसेज, मल्टीपल आप आर्गुमेंट भिजवा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, आप ये एक है, ये आप एक इसको सिंपल यहाँ पे जिस तरह एक भिजवा रहे हो इस तरह यहाँ मल्टीपल भी भिजवा सकते हो, आपकी मर्जी है। एक से ज़्यादा प्रॉप भी हो सकते हैं। ये क्या कहलाएगा, क्या किया मैंने, एक ये इसको मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, ये मैंने एक प्रॉप पास किया है। ठीक है, अच्छा अब प्रॉप तो पास कर दिया, अब ये मुझे रिसीव कैसे होगा यहाँ पे। अब जब कंपोनेंट ए के अंदर आप जाओगे ना, कंपोनेंट ए के जाहिर से बात देखें, अब अपने दिमाग में फंक्शंस को रखें, ये समझे मैंने एक आर्गुमेंट पास किया। जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास करते हो तो वो कहाँ रिसीव होता है, डेटा उस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। अब उसको आप किसी भी नेम से रिसीव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो एक प्रैक्टिस है वो, क्योंकि ये प्रॉप्स हैं तो नॉर्मली लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐसे प्रॉप्स। लेकिन नाम का कोई मसला नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ज़रा मैं कंसोल करवाता हूँ इस प्रॉप्स के अंदर आ क्या रहा है, तो आपको समझ में आएगी सारी कहानी। चेक करते हैं, रिलोड किया मैंने, प्रॉप्स के अंदर क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब उस ऑब्जेक्ट को ज़रा ओपन करें, वही आ रहा है इसका जो मैंने भिजवाया बाहर से, जो मैंने की और वैल्यू भिजवाई है, मुझे वो की वैल्यू मिली है, बस एक ऑब्जेक्ट के अंदर मिली है। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर यूज़ करना चाह रहे हो प्रॉप्स, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपको मैसेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप वेरिएबल को यूज़ करना है, आप ऐसे बनाओगे ब्रैकेट्स प्रॉप्स डॉट मैसेज। ठीक है, सेव कर दिया मैंने, ये आ गया यहाँ पे आई एम लर्निंग रिएक्ट जेएस। अब इसको लोग मल्टीपल तरीके से यूज़ करने के मल्टीपल तरीके हैं। लेट से आप ऐसे प्रॉप्स डॉट करके लिखना नहीं चाह रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा लिखना ये, तो आप क्या करें भाई, क्योंकि देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे है कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट है ना भाई प्रॉप्स, तो ऐसे आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चर कर लें और यहाँ से डायरेक्टली मैसेज की फील्ड उठा लें, उसको ऐसे डायरेक्टली पास कर लें। इस तरह भी आ सकता है ये ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, जावास्क्रिप्ट का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, ऐसा ही है। अच्छा, कुछ और एक तरीका और होता है यूज़ करने का इसको। अब मैं प्रॉप्स डॉट करके निकाल रहा हूँ ना, तो प्रॉप्स डॉट करके मैं बेसिकली प्रॉप्स के अंदर डॉट करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं उस चीज़ पर जा रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे पास करी है, ऐसा ही है। तो अब आप डी स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं करना चाह रहे, आप डी स्ट्रक्चर ऊपर भी कर सकते हैं। आप प्रॉप्स के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करके जो फील्ड आपने वहाँ पास करी है ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैसेज, और डायरेक्टली उसको नीचे पास कर दें। इस तरह भी आप उठा सकते हैं। ये 2-3 तरीके हैं रिसीव करने के, इसको क्लियर है। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी। आप सिंपल ये वाला तरीका यूज़ कर लें, बाद में जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएं तो आप कर लीजिएगा, सिंपल प्रॉप्स लिखें यहाँ पे और प्रॉप्स डॉट करके इस तरह कर लें इनिशियली। तो बाद में आप यूज़ टू हो जाए, आपका हाथ साफ हो जाए इन चीज़ों के ऊपर, तो फिर आप जैसे चाहें जो सिंटैक्स यूज़ करना चाहें यूज़ करें। मैं पर्सनली ये वाला सिंटैक्स ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ,
प्रॉप से डी स्ट्रक्चर कर लेता हूँ वैल्यूज़ को जो मुझे चाहिए इस तरीके से, और इस तरह यूज़ कर रहा होता है इनको मैं। अब जितनी भी वैल्यूज़ लेट से वहाँ पे कोई कल को कोई और पैरामीटर बढ़े है, आप यहाँ पैरामीटर पास करें और यहाँ से उसको डी स्ट्रक्चर कर लें सिंपल, इस तरीके से यूज़ कर लें उसको। इसके अंदर कोई सवाल किसी को? जी क्लास में जो बैठे हुए आप सब, इर्तिज़ा आप, कोई सवाल इसके अंदर? इर्तिज़ा कोई क्वेश्चन? नो सर। आपको वही क्लास में जो बैठे हो क्लियर है सब? अच्छा अब एक चीज़ और है, यहाँ पे ये तो हो गया। ऐप के अंदर एक और डेटा पड़ा हुआ है, लेट्स से कॉन्स्ट कोर्स, इसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। अब ये जो कोर्स का नाम है ना, ये कोर्स का नाम मुझे चाहिए सी कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे चाहिए। देखिए अब प्रॉप्स पास करने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या होती है? कुछ रिक्वायरमेंट। आपको रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉप्स आप हमेशा पास कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली रिएक्ट जो हमें तरीका बताता है, वो ये बताता है कि भाई प्रॉप्स आप पास कर सकते हो पेरेंट टू चाइल्ड। इसको अपने पास लिख लें। अकॉर्डिंग टू रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट जो हमें तरीका बताता है वो ये बताता है कि भाई आप अगर प्रॉप्स पास करना है आपको, तो आप पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर सकते हो। अब इस बात का मतलब क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, आप पहले लिख लें इस चीज़ को कि प्रॉप्स के लिए हम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर सकता है। सर एक और दफ़ा बताइएगा। प्रॉप्स अकॉर्डिंग टू रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक प्रॉप्स के लिए हम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करते हैं। यानी प्रॉप्स पास करने के लिए पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट हम जाते हैं। इसको लिख लो बस, मैं बताता हूँ क्या मतलब इस बात का। लिख लिया सब ने? अच्छा देखिए पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब क्या है, आप जरा इधर आए डेव टूल्स पे। देखिए अभी जो ट्री चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। सबसे पहले आपका मेन ऐप कंपोनेंट है, उस ऐप के अंदर आपका कंपोनेंट ए रेंडर हो रहा है पूरा, और कंपोनेंट ए के अंदर कौन रेंडर हो रहा है? बी और सी। बी के अंदर सी नहीं है, बी और सी दोनों कहाँ रेंडर हो रहे हैं? कंपोनेंट ए के अंदर। अब पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पूछूं पेरेंट कौन है और उसका चाइल्ड कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? ऐप पेरेंट है। ऐप के कितने चाइल्ड हैं? एक चाइल्ड है कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए के कितने चाइल्ड हैं? दो चाइल्ड हैं, बी और सी। ठीक है। अब अगर आपने प्रॉप पास करने ना, तो लाजमी आपका कंपोनेंट का जो ट्री है ना वो पेरेंट टू चाइल्ड होना चाहिए। मतलब ये कि देखिए मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ऐप के अंदर एक डेटा पड़ा हुआ था मैसेज, मुझे उसको कहाँ पहुँचाना था? कंपोनेंट ए के अंदर। तो अगर ऐप कंपोनेंट पेरेंट है और ए कंपोनेंट उसका चाइल्ड है, तो मैं डेटा पहुँचा सकता हूँ ईजिली। कैसे? क्योंकि भाई ऐप कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट ए रेंडर हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डेटा यहाँ से पास करके इसके अंदर पहुँचा सकता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट ए चाइल्ड है ऐप का। क्लियर है? अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है ऐप के अंदर, ठीक है, मुझे कहाँ पहुँचाना है? सी के अंदर। पहुँचा सकता हूँ मैं? दोबारा सुने, मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है ऐप कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पड़ा हुआ है, मुझे उसको पहुँचाना है सी कंपोनेंट के अंदर। पहुँचा सकता हूँ? पहुंचा सकते हैं, पर अकॉर्डिंग नहीं यस सर। रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या है? नहीं हो जाता। रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है? मतलब कि पेरेंट टू चाइल्ड आप हाँ, तो सी ऐप का चाइल्ड नहीं है क्या? यहाँ डायरेक्ट चाइल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट चाइल्ड की बात नहीं हो रही।
अगर मैं डायरेक्ट चाइल्ड बोलूँ तो हाँ सी डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, डायरेक्ट चाइल्ड तो कंपोनेंट ए है आपका, लेकिन यहाँ डायरेक्ट चाइल्ड की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है बस चाइल्ड होना चाहिए। अब वो किसी भी लेवल पे जाके चाइल्ड हो, 50 कंपोनेंट के बाद भी चाइल्ड अगर है ना तो चाइल्ड कहलाएगा। सही है। तो अब बताएं, अगर मुझे ऐप से डेटा सी में पहुंचाना है तो पहुंचा सकता हूँ? पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भाई सी ऐप का चाइल्ड है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, लेकिन चाइल्ड है। अब लेकिन एक मसला देखें क्या है, मैं ऐप का सी से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। जैसे अगर आपने यहाँ देखा हो, ऐप का ए से डायरेक्ट लिंक था, क्योंकि ऐप को ए में कॉल किया मैंने, लेकिन ऐप से सी का डायरेक्ट लिंक नहीं है। सी का डायरेक्ट लिंक किससे है? ए से। गौर समझेंगे, चीज़ों को बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सी का डायरेक्ट लिंक किससे है? ए से लिंक है, लेकिन ए के पास तो डेटा नहीं है। डेटा किसके पास है? ऐप के पास है। तो लेकिन कंपोनेंट ए का ऐप से डायरेक्ट लिंक है। तो आपके ख्याल में अगर मुझे सी तक डेटा पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाऊंगा? वेरी गुड भाई, पहले ऐप से डेटा पहुंचेगा ए में, फिर ए से पहुंचेगा कहाँ? सी के अंदर। पहुंच सकता है डेटा, लेकिन थोड़ा सा लंबा रूट होगा। सही है। तो ये हमारे पास इस तरीके से, अब जब मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर से होता हुआ डेटा पहुंचाता हूं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। मैं यहाँ लिख देता हूं, इस प्रोसेस का नाम होता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। ड्रिल होता है, ड्रिल दीवार में ड्रिल करते हो आप, वो क्या होता है, आप अंदर ही अंदर चीज़ ड्रिल कर रहे होते हो, वहाँ से इसको कॉन्सेप्ट को निकाला है कि ड्रिलिंग हो रही है प्रॉप्स की। एक कंपोनेंट में गया, फिर दूसरे कंपोनेंट में गया, फिर तीसरे कंपोनेंट में गया, प्रॉप्स की ड्रिलिंग हो रही है। मन में आ रहा है कुछ? ना अजीब समूह बना के बैठे, बोला रहे सर पे जा रहा है सब। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखते हैं कैसे पहुंचाते हैं। भाई डेटा पड़ा हुआ है ए के अंदर कोर्स, लेकिन ए का सी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। देखिए, अगर आपको इसमें ना शुरू में आपको मसला होगा कि कौन से कंपोनेंट में किससे लिंक है, कौन सा डायरेक्ट कॉल हो रहा है। आप अगर कोड से देखेंगे ना शुरू में, तो आपको बहुत मसला होगा, कोड से आपको समझ नहीं आएगा। अब आप बोलेंगे यार सी तो यहाँ बना हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है ऐप के अंदर, इन दोनों का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। आप यहाँ से नहीं देखें, आप देखें डेव टूल से जाके, वहाँ से आपको पूरा कंपोनेंट ट्री समझ में आएगा, कौन सा कंपोनेंट कहाँ कॉल हो रहा है। अब मुझे डेटा पहुँचाना है सी में, लेकिन सी का ऐप से कोई ताल्लुक नहीं है, सी ए में पड़ा हुआ है, ए के अंदर सी है। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पास किया है प्रॉप में, ऐसी एक प्रॉप पास करूँगा कोर्स का, इससे डेटा जाएगा कहाँ पे? ए के अंदर। अब यहाँ से जैसे ये उठा रहा हूँ, ऐसे ये उठा लूँगा, और अब इस सी के अंदर दोबारा क्या करूँगा, दोबारा कोर्स को ड्रिल कर दूँगा इसके अंदर। अब जैसे ही यहाँ पहुँचाऊँगा तो यहाँ भी प्रॉप से रिसीव कर सकता हूँ मैं डेटा, या नहीं कर सकता? इस कोर्स को डाल के मैंने यहाँ पे पास कर दिया। चेक करते हैं ज़रा, आ गया जावास्क्रिप्ट? सही है। अब देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं डेव टूल्स, ऐप के अंदर आए, सॉरी कंपोनेंट ए में। अब देखिए कंपोनेंट ए के अंदर बता रहा है कितने प्रॉप जा रहे हैं, एक कोर्स जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है। देखें यहाँ कंपोनेंट ए के अंदर आए, ये रहा कंपोनेंट ए, इसके अंदर देखिए 2 प्रॉप्स पास किए मैंने, 2 प्रॉप रिसीव कर रहा हूँ, मुझे बता रहा है 2 प्रॉप जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब बी के अंदर कोई प्रॉप नहीं जा रहा, खाली पड़ा हुआ है बी, क्योंकि बी को मैंने देखा यूज़ ही नहीं किया कुछ। सी के अंदर एक प्रॉप जा रहा है, सी पे क्लिक करें, बता रहा है यहाँ पे एक प्रॉप जा रहा है कोर्स का। समझ में आई कहानी? इसे कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। कोई सवाल? मेन में जाऊँ? मेन कोई कंपोनेंट नहीं है ना, मेन इटसेल्फ कोई कंपोनेंट थोड़ी है। मेन तो एक फाइल है जिसके अंदर ऐप कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ये कंपोनेंट्स के लिए है डेव टूल्स, मेन कंपोनेंट नहीं है। सही है। और कोई सवाल किसी का? ऑल गुड है। तो इस तरीके से आप प्रॉप्स के अंदर
कहानी करते हो। अच्छा अब देखिए इसका ना एक थोड़ा नुकसान भी होता है, या नुकसान अभी हम नुकसान को फिलहाल छोड़ते हैं, अभी प्रॉप्स पे रहते हैं पहले। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करने में किसी को कोई सवाल, कोई मसला? अब अगर मेरे पास कितना भी नेस्टेड ट्री हो, आप डेटा पहुंचा सकते हो उसके अंदर? पहुंचा लेंगे डेटा आराम से प्रॉप्स को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास होता है प्रॉप्स, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अब देखें रिएक्ट हमें बस यही तरीका देता है कि आप पेरेंट टू चाइल्ड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। लेकिन भाई अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफ़र करने की, तो मैं क्या करूँ? अच्छा एक और चीज़, ये मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर, इसको लिख लें आप। प्रॉप्स के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो। वो प्रॉप के अंदर आप, जैसे मैंने वेरिएबल पास किया, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है, वो कोई स्टेट भी हो सकती है, वो कोई फंक्शन भी हो सकता है। प्रॉप्स में आप कुछ भी पास कर सकते हो, इवन एक कंपोनेंट भी पास कर सकते हो। प्रॉप्स के अंदर आप एक कंपोनेंट भी पास कर सकते हो। लेट्स से मैं भाई यहाँ पे ऐप के अंदर नहीं, कंपोनेंट ए के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है, कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, एक फंक्शन है जो क्या करेगा, कंसोल करेगा बटन क्लिक, ठीक है। एक फंक्शन है मेरे पास सिंपल ये। लेकिन मेरे पास जो बटन है ना, जिसके ऊपर मैं इस क्लिक वाले फंक्शन को बाइंड करूँगा या अटैच करूँगा, तो वो फंक्शन पड़ा हुआ है मेरे पास सी के अंदर, सॉरी वो बटन पड़ा हुआ है सी के अंदर। मैंने बनाया बटन क्लिक। अभी तक हमने जो काम किया, लेट्स से अगर भाई ये बटन बना हुआ है क्लिक यहाँ पे, तो इस क्लिक के ऊपर मुझे तो अगर फंक्शन लगाए तो फंक्शन इसी फाइल में बनाते थे हम, ऐसा ही है। लेकिन अब किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से फंक्शन बना हुआ है ए के अंदर। तो अब आपको ए के अंदर बना हुआ है फंक्शन, जिसको आपने यूज़ कहाँ करना है, सी के अंदर। चेक करें डेव टूल में जाके, क्या ए का सी से कोई लिंक है पेरेंट चाइल्ड का? बिल्कुल है। तो इसका मतलब मैं प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर सकता हूँ, कर सकता है। तो भाई कंपोनेंट ए के अंदर आते हैं जहाँ डेटा पड़ा हुआ है, डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। अब आपने पहुँचाना कहाँ है, सी के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल क्या करें, आप एक प्रॉप पास करें हैंडल क्लिक का, और इसके अंदर ये फंक्शन पास कर दें। याद रहे ये फंक्शन पास करना है, कॉल नहीं करेंगे फंक्शन। कॉल तो आप जब कॉल करेंगे तो क्या होगा, इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। ये मेरे क्लिक का वेट नहीं करेगा। ये 10 दफ़ा देख चुके हम चीज़ें ये वाली। तो मैं फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। कंपोनेंट सी के अंदर आता हूँ, जैसे यहाँ कोर्स निकाल रहा हूँ, ऐसे यहाँ से हैंडल क्लिक निकाल लूँगा, और इस बटन के ऊपर एक इवेंट फायर करूँगा ऑन क्लिक, और क्लिक के ऊपर ये फंक्शन यहाँ पे बाइंड कर दूँगा। समझ में आया? इस तरीके से मैं कोई फंक्शन भी पास कर सकता हूँ। चेक करते हैं ज़रा, रिलोड किया मैंने, क्लिक हो रहा है बटन। और अगर आप गौर करें, देखें बटन जो क्लिक है वो बटन बना हुआ है कंपोनेंट सी के अंदर, लेकिन फंक्शन का जो कॉल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कंपोनेंट ए से आ रहा है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से हम प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं, कोई फंक्शन पास कर सकते हैं, कोई स्टेट पास कर सकते हैं, इवन कोई दूसरा कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं। तो सर इसमें इतनी सारी फाइलें होती हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं हो जाती है कि हम फिर फाइलें ढूंढते रहते हैं? इसीलिए आपको ये टूल बताया, बिल्कुल होती है कन्फ्यूजन। स्टार्ट में आपको कन्फ्यूजन होगी कि भाई कौन सी फाइल में क्या पड़ा हुआ है। इसीलिए आपको ये टूल बताया कि डेव टूल से आके आप यहाँ पे कंपोनेंट का ट्री देख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट किसके अंदर अंडर हो रहा है। अभी तो समझे कि 2-3 कंपोनेंट है बस। ये 200-300 कंपोनेंट जब होते हैं तो जब मसला आता है, ये आपको याद नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो इसीलिए ये टूल बनाया गया है कि इसके थ्रू आप कंपोनेंट की हायरार्की चेक कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कॉल हो रहा है। कन्फ्यूजन होती है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आपको हो रही है सिर्फ। कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पे जब आप लर्निंग कर रहे हो तो कन्फ्यूजन होती है। देखें यहाँ ये बी मुझे बता रहा है, बी के अंदर सी के अंदर 2 प्रॉप्स जा रहे हैं, एक कोर्स जा रहा है और एक हैंडल क्लिक का फंक्शन जा रहा है। आई थिंक इसको अगर ओपन करेंगे बताएगा भी, अभी बता नहीं रहा है, वैसे बताता भी था शायद पहले ही। ठीक है, कोई सवाल इसके अंदर?
कोई क्वेश्चन? कोई स्टेट भी आप पास कर सकते हैं। लेट से मेरे पास यहाँ पे बी के अंदर एक स्टेट बनी हुई है, सॉरी बी के अंदर नहीं, ए के अंदर एक स्टेट बनी हुई है। लेट से कॉन्स्ट यूज स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट मैंने यहाँ पे रखनी है फॉर एग्जाम्पल, चलें ये रख देते हैं, इनिशियल स्टेट ही रख देते हैं। फीस रख देते हैं लेट से 5000, फीस कॉमा सेट फीस, ठीक है। अब ये फीस मुझे पहुंचानी है कंपोनेंट बी के अंदर, सही तो है, सही है। अब मुझे ये पहुंचानी है बी के अंदर, भाई ए में पड़ी है, बी में पहुंचा सकता हूँ इजीली। कैसे? यहाँ पे आऊँगा, फीस एक स्टेट है उसको पास कर दिया यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे आके सिंपल क्या करूँगा, प्रॉप्स के थ्रू उसको डी स्ट्रक्चर करूँगा। जा गई आई एम कंपोनेंट बी और 5000, क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा अब एक मेरा आपसे सवाल है। लेट से मुझे क्या करना है, अब इस स्टेट को चेंज करना है। किस स्टेट को? जो ए में पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन किसके क्लिक पे करना है? बी के अंदर एक मेरे पास बटन है जिसका नाम है क्लिक टू चेंज फीस। इस बटन के क्लिक के ऊपर मुझे इस स्टेट को अपडेट करना है। ज़रा सुना गौर से हो क्या रहा है। स्टेट बनी हुई है पेरेंट कंपोनेंट में, बटन बना हुआ है चाइल्ड कंपोनेंट में, फंक्शन क्लिक होगा चाइल्ड से, लेकिन स्टेट अपडेट कहाँ होगी? पेरेंट में। कैसे कर सकता हूँ काम ये? भाई एक सबसे पहले तो मेरे पास एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। कौन सा फंक्शन? सब मज़े की बात, फंक्शन यहाँ पड़ा हुआ है। पहले फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ था? पेरेंट में ही था। पहले फंक्शन कहाँ पड़ा हुआ था? पेरेंट कंपोनेंट में था ना। फंक्शन जिसमें बटन बना हुआ है उसी फाइल के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ है, तो क्लिक का तो मसला ही नहीं है। लेट से फीस चेंज हैंडलर इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ है, तो मैंने बोला भाई इस बटन के ऊपर आओ, ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन फायर कर दो। चेक कर दे पहले फंक्शन फायर हो रहा है नहीं हो रहा। फंक्शन तो फायर हो रहा है, ठीक है। और भाई हो जाएगा जाहिर सी बात है, जिस फाइल में बना है उसी फाइल में मैंने कॉल कर लिया। अब मसला क्या है? मसला है कि इस फंक्शन के क्लिक के ऊपर मुझे क्या करना है? इसकी फ़ीस को अपडेट करना है। इस फीस के अंदर वैल्यू कैसे अपडेट होगी जी? आप लोगों से सवाल है भाई मेरा, रेहान और आप तीनों से। मुझे इस फीस नामी वेरिएबल को अपडेट करना है। वेरी गुड, सेट फीस से होगी। लेकिन मसला ये है कि अच्छा, और अपडेट करना कब है? इस बटन के क्लिक के ऊपर करना है, यानी इस फंक्शन के ऊपर करना है। लेकिन मसला ये कि सेट फीस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अभी तो है ही नहीं यहाँ पे। उसको भी इसी तरह लाना पड़ेगा। उसको भी हम प्रॉप के थ्रू लेकर आ सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे भाई ये सेट फीस का जो फंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे फीस पास कर रहे हो ना, स्टेट पास कर रहे हो, ऐसे इसका स्टेट अपडेटिंग फंक्शन भी पास कर सकते हो, ठीक है जी। इसको यहाँ से मैंने कॉल किया और यहाँ पे सेट फीस को मैंने अपडेट कर दिया लेट से 7000। चेक करते हैं, रिलोड किया, 5000 आ रही है इनिशियली। देख रहे हैं चीज़ें कहाँ पड़ी हुई हैं, कॉल कहाँ हो रही है। ये है ब्यूटी ऑफ रिएक्ट कि आप जो चाहे जहाँ से चाहे डेटा घुमा के ला सकते हो प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। कोई सवाल इसके अंदर? इस मैंने आपको स्टेट भी पास करवा के दिखा दी, फंक्शन भी करवा के दिखा दिया। प्रॉप्स में कोई और वेरिएबल पास कर सकते हैं, कुछ भी आप पास कर सकते हैं, कंपोनेंट भी पास कर सकते हैं कोई यहाँ पे। कोई सवाल?
अच्छा, ये जो अभी तक सारी बातें थी ये तो बहुत आसान आसान बातें चल रही थी अभी तक कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था। ऐसा ही है, कुछ डिफ़िकल्ट था अभी तक? बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा मैं आपको घुमाऊंगा। रिएक्ट ये कहता है, रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन ये कहती है कि अगर आपने डेटा पास करना है प्रॉप्स के थ्रू या प्रॉप्स ड्रिलिंग अगर आप करना चाह रहे हो तो आप सिर्फ कहाँ कर सकते हो? पेरेंट टू चाइल्ड। भाई लेकिन अगर मुझे चाइल्ड से पेरेंट करनी पड़ रही तो मैं क्या करूँ? रिएक्ट के पास ऑफिशियल कोई तरीका नहीं है इसके लिए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना समझें कि रिएक्ट का तरीका जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको, ये रिएक्ट का तरीका नहीं है, ये हम अपनी खुद की लॉजिक से करते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल इस सी कंपोनेंट के अंदर मेरे पास कोई डेटा पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो। इसको हम कर देते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे इंस्टीट्यूट सी के अंदर पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ इसको मैं एक्सेस करना बी के अंदर। ठीक है, करना क्या है मुझे? ज़रा गौर से देखिए, मुझे करना है क्या है? सी में डेटा पड़ा हुआ है और कहाँ एक्सेस करना है? बी के अंदर। अब ज़रा कंपोनेंट ट्री देखते हैं कि भाई क्या प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ ये मैं काम। डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? सी के अंदर। एक्सेस कहाँ करना है? बी के अंदर। क्या बी सी का चाइल्ड है? नहीं है, सिबलिंग है। सिबलिंग का प्रॉप्स से हम नहीं कर सकते। प्रॉप्स के लिए क्या ज़रूरी है होना? पेरेंट टू चाइल्ड। चाइल्ड टू पेरेंट नहीं, पेरेंट टू चाइल्ड। कि अगर आपका डेटा पेरेंट में पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ चाइल्ड में पास कर सकते हो उसको। ऐसा ही है। तो अब अगर मुझे डेटा पास करना है यहाँ पे सिबलिंग के अंदर, तो मैं कैसे पास कर सकता हूँ? अच्छा, बी में डेटा पास करना है तो बी में डेटा पास कैसे हो सकता है वैसे आपके ख्याल में? कैसे होगा अगर करना चाहें तो? जी नहीं, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा यार। भाई डेटा कहाँ पास करना है? बी के अंदर। बी के अंदर डेटा पास हो सकता है कैसे? अगर डेटा ए में रखा हुआ हो तो। ऐसा ही है। तो अगर मैं किसी तरीके से सी से देखें, सी और बी का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है ना भाई। रिलेशन या तो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, चाइल्ड टू पेरेंट होगा। बी और सी का आपस में कोई रिलेशन डायरेक्टली नहीं है। मुझे अगर बी तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं पहले सी से ए पे जाऊंगा क्योंकि भाई सी ए का चाइल्ड है, फिर यहाँ जाऊंगा। कोई कुछ पूछ रहा है कि अच्छा 15 मिनट में एंड हो रही है मीटिंग? एक काम करते हैं, मैं आप लोग सब कॉल पे ही रहना, अभी कहीं जाना नहीं। इर्तज़ा आप भी, मैं बस ग्रुप में लिंक दे रहा हूँ अपडेटेड, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं, वरना बीच में कॉल ब्रेक होगी तो वो सब कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक्सटेंड नहीं करनी भाई मुझे। रिलोड कर लें ज़रा भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई सारे, ताकि फिर मैं स्टार्ट करूँ। आ गए सब? सब आ गए? बंदे कम हो गए क्या?
भाई सारे आ चुके हैं? भाई कब आओगे, सुबह आओगे क्या? नहीं ये बंद कर, दूसरी करो। भाई मैंने एयरपोर्ट शेयर पे लिंक दिया है क्या? सो रहे हो क्या? मैं सही है, सब आ चुके हैं। अब कोई अगर आएगा तो मैं ऐड नहीं करूँगा मीटिंग में उसको। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे ज़रा बता दें मुझे खास तौर पर, तो आप ऑनलाइन ले रहे हो? यस सर, हो रही है। ठीक है जी, आप लोग को दिख रहा होगा सब। अच्छा जी, अब हमारी बात ये हो रही थी कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मुझे नीड पड़ गई किसी सिनेरियो में कि अगर मुझे चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भिजवाना पड़े तो मैं कैसे भिजवाऊंगा। देखें, मुझे डेटा बी में, सॉरी कहाँ है, सी से डेटा भिजवाना है बी के अंदर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना एक स्टेट ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स तो यहाँ हमारे पास नहीं बनाते हैं, हम स्टेट ही बनाते हैं। तो कॉन्स्ट यूज स्टेट, ठीक है, यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लिया ऑटोमेटिकली इसने। इंस्टीट्यूट इसका नाम रख देते हैं, कॉमा सेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेरे पास एक स्टेट है। अगर ये मुझे बी में भिजवाना है, अगर तो सी के अंदर बी कॉल हुआ होता, यानी कि बी सी का चाइल्ड होता, तो आराम से मैं डेटा यहाँ से सिंपल इसको भिजवाता यहाँ पे और ये सी के अंदर एक्सेस कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखते हैं सी और बी का आपस में रिलेशन क्या है। सी और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। डेटा अगर आपने पास करवाना है ना, तो देखिए सिर्फ दो रिलेशन होंगे तो डेटा पास हो जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट या पेरेंट टू चाइल्ड। लेकिन उसके अंदर भी जो ऑफिशियल रिएक्ट का तरीका है, जो रिएक्ट ने रिकमेंड किया है, वो सिर्फ कौन सा है, पेरेंट टू चाइल्ड। चाइल्ड टू पेरेंट के डेटा भिजवाने का कोई तरीका नहीं है रिएक्ट के अंदर, कि याद रखिएगा सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड का है। लेकिन हम अपनी लॉजिक्स को यूज़ करते हुए चाइल्ड टू पेरेंट भी भिजवा सकते हैं डेटा। तो अगर सी और बी, सी से डेटा भिजवाना है बी में, तो भाई सी और बी का कोई आपस में चाइल्ड टू पेरेंट या पेरेंट टू चाइल्ड का रिलेशन नहीं है, तो इसलिए सी से बी में डेटा डायरेक्टली नहीं जा सकता। किसके थ्रू जाएगा, ए से जाएगा यहाँ बी में। ये वही है जैसे अगर आपने किसी फ्लाइट अगर एयरपोर्ट, अगर आपका कभी जाना हुआ किसी आउट ऑफ कंट्री वगैरह, तो अगर आपको डायरेक्टली यूएसए वगैरह जाना है, तुर्की जाना है, तो नॉर्मली आप क्या, डायरेक्ट जाने से लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से जाते हैं कि दुबई एयरपोर्ट, दुबई से फिर फ्लाइट लेके वहाँ जाता है, एक्सटेंशन फ्लाइट जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं नाम दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे, हैं कनेक्टिंग फ्लाइट, सॉरी एक्सटेंशन क्या है वो, कनेक्टिंग फ्लाइट। तो ये वही वाला हिसाब है, सी से बी में जाना है, डायरेक्टली नहीं जा सकते भाई, बैंड हो यहाँ पे, आप डायरेक्टली आप पहले यहाँ से ए में जाओगे, फिर ए से फ्लाइट पकड़ के फिर बी पे आओगे, ऐसा ही है। तो अब लेकिन यहाँ भी जो मसला है, चलो हमने मान लिया कि भाई सी से पहले डेटा ए में लेके जाना है, इसका मतलब, लेकिन क्या सी ए का पेरेंट है, सी तो चाइल्ड है। हमने तो भाई ये सीखा है, जो रिएक्ट का तरीका है प्रॉप डीलिंग का, कि आप सिर्फ पेरेंट से डेटा चाइल्ड में पहुँचा सकते हो। तो अब सवाल है कि मैं सी से डेटा ए में कैसे भिजवाऊँ। अब ये रिएक्ट का कोई तरीका नहीं है, इसके अंदर रिएक्ट का ऑफिशियल कोई तरीका नहीं दिया, लेकिन हम अपनी लॉजिक्स को यूज़ करते हुए ऐसा करते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। भाई डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, सी में, स्टेट मेरी सी के अंदर पड़ी हुई है, पहुँचानी कहाँ है मुझे, बी में नहीं, सी से बी में तो लेके नहीं जा सकता ना मैं डायरेक्टली, तो सी से कहाँ लेके जाऊँगा पहले, क्योंकि देखिए अगर डेटा ए में आ गया तो ए से बी में ले जाना कोई मुश्किल है क्या, नहीं, कैसे लेके जाएंगे, कैसे, वैसे ही, वैसे कैसे भाई, ए से डेटा बी में कैसे आएगा, प्रॉप्स के थ्रू आ जाएगा, सिंपल है, अभी तो सिखाया है। तो इसलिए ए से डेटा बी में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है, असल क्या है कि डेटा सी से ए के अंदर आ जाए। तो अब डेटा पड़ा हुआ कहाँ है, सी में, पहुँचाना कहाँ है, ए में। सी से ए का लिंक जो है वो क्या है, चाइल्ड और पेरेंट का लिंक है, ऐसा ही है।
अच्छा देखिए सी के अंदर ए कॉल नहीं हुआ हुआ, अगर होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से डेटा भिजवा सकता था प्रॉप्स के थ्रू, लेकिन ए के अंदर सी कॉल हुआ हुआ है, हुआ हुआ है। तो हुआ है। तो इसका मतलब अगर डेटा मतलब यानी कि सी ए के अंदर सी कॉल हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मैं एक लॉजिक लगाता हूँ यहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि भाई ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, लेट से सपोज कर लेते हैं कि यहाँ एक फंक्शन है ए के अंदर, यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है, इसका नाम है सेट इंस्टीट्यूट नेम। ज़रा गौर से सुनिएगा इस चीज़ को, सिंपल मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है, मैं सपोज कर रहा हूँ, मुझे तो ये करना है ना कि सी से जो इंस्टीट्यूट का डेटा है वो यहाँ भिजवाना है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैंने ये डेटा यहाँ पे भिजवा लिया, तो मुझे यहाँ मिलेगा नेम इंस्टीट्यूट का नाम, सही है। अब मुझे इस इंस्टीट्यूट के नाम जो वहाँ से मिला है, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नाम उसका मिल चुका है, सही है। तो गौर सुनिएगा, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे नाम मिल चुका है। अब अगर नाम मुझे मिल गया तो मुझे कहाँ भिजवाना है, बी के अंदर। तो अब भिजवाने के लिए पहले कहीं सेव करवाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं भिजवा सकता। सेव करवाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक स्टेट लेनी पड़ेगी। गौर सुनिएगा इस चीज़ को, मैंने यहाँ पे एक स्टेट ली जिसका नाम मैंने रखा यहाँ पे लेट से इनिशियल, मैंने इसको खाली छोड़ दिया फ़िलहाल, इसका नाम रख दिया अपडेटेड इंस्टीट्यूट, सेट अपडेटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट मुझे मिल चुका है, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ कि मुझे मिल चुका है। अब कैसे मिला है वो बात की बात है, लेकिन मैंने अभी सपोज कर लिया कि मुझे यहाँ ही मिल चुका है। अब अगर मिल गया तो मैंने क्या करा भाई, इस वाले फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर अपना वो इंस्टीट्यूट भिजवा दिया। अब जब मैंने इस सेट अपडेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर इसको भिजवाया तो मुझे इंस्टीट्यूट यहाँ मिल जाएगा आराम से। दोबारा सुना, अगर मैंने इस इंस्टीट्यूट को इस सेट अपडेटिंग वाले के अंदर पास कर दिया तो मुझे जब सेट अपडेटिंग के अंदर पास किया तो मुझे इसकी स्टेट वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा ना इजीली। अब मिल जाएगा तो मैं अगर अब डेटा यहाँ मिल चुका है, स्टेट मुझे यहाँ मिल चुकी है, तो यहाँ से बी के अंदर स्टेट को पहुँचाना कोई मुश्किल काम है? नहीं है मुश्किल काम, ऐसा ही है। आपको ये वाला ट्री तो समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मुझे यहाँ पे डेटा इस तरह मिल गया तो फिर मुझे इस बी के अंदर डेटा पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉप से भिजवा सकते हैं, भिजवा लेंगे इजीली। यहाँ तक कोई सवाल किसी को? अब सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आई होगी आपको कि भाई डेटा यहाँ पे कैसे आएगा। ये तो मैंने एज्यूम किया ना कि आ गया, लेकिन यहाँ पे आएगा कैसे डेटा, अब वो असल में आपने देखना। मैं कह रहा हूँ ये जो फंक्शन का नाम है जो मैंने बनाया है, इसको मैं सी के अंदर एज अ प्रॉप पास कर दूँ, कर सकता हूँ ना भाई? भाई पेरेंट है, पेरेंट है चाइल्ड के अंदर प्रॉप पास कर सकता हूँ। तो मैंने इस फंक्शन को इसके अंदर प्रॉप पास कर दिया, और ये फंक्शन क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है इंस्टीट्यूट का नाम। अब जब यहाँ प्रॉप पास कर दिया तो यहाँ प्रॉप्स में मुझे मिल भी सकता है फिलियर, या नहीं मिल सकता? मिल जाएगा। अब जब मिल गया, डेटा पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं सिंपल आऊँगा उसको यहाँ पे करूँगा फंक्शन को कॉल, और यहाँ से क्या करूँगा, भिजवा दूंगा इंस्टीट्यूट। समझे? अब यहाँ से ये आर्ग्यूमेंट मेरा इंस्टीट्यूट चला गया। अब जैसे ही यहाँ पे इंस्टीट्यूट पास हो रहा है, ये जाएगा इसके अंदर, यानी कि इस फंक्शन के पैरामीटर मुझे इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। अब जब यहाँ इंस्टीट्यूट मिल चुका है तो बस यहाँ से अपडेट स्टेट अपडेट करवाई, और यहाँ से इसको मैंने उठा लिया। सी से आ गया, ए से बी में चला गया। हुआ क्या, सी से अब डेटा यहाँ से उठा, इस फंक्शन के अंदर पास हुआ, ये फंक्शन आ रहा है ए से, यहाँ से आ रहा है फंक्शन ये। अब जब मैंने यहाँ से, देखिए इसको मैं आपको साइड बाइड खोल के समझाता हूँ। ये मेरा सी है, ये मेरा ए है। देखें हो क्या रहा है, ये सी कंपोनेंट है जहाँ डेटा रखा हुआ है, मैंने यहाँ से इस फंक्शन के अंदर डेटा पास करवा दिया। अब जब डेटा यहाँ से पास हुआ तो यहाँ मुझे मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब जब मिल गया तो मैंने क्या करा, एक स्टेट ली, उस स्टेट के अंदर इसको अपडेट करवाया। जब अपडेट करवाया तो मुझे यहाँ पे इसके स्टेट मिल गया। समझ में आया? थोड़ा सा ये घुमाया है आपको, लेकिन समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगा। चाइल्ड टू पेरेंट ऐसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। अगला चेक करते हैं।
मैं ज़रा कंसोल लगाता हूँ यहाँ पे इस अपडेटेड इंस्टीट्यूट को, ज़रा गौर से देखिएगा। मैंने किया इसको रिलोड, ये वार्निंग को 2 मिनट के लिए छोड़ें। वैल्यू आ गई यहाँ पर। मैं इस अपडेटेड स्टेट को बी में पास कर सकता हूँ इजीली। अब कर दिया। यहाँ बी में अब रिसीव बी में करना था ना पास। यहाँ पे आगे H1 बनाता हूँ इंस्टीट्यूट। रिलोड किया, आ गया। समझ में आया। अब देखें यहाँ पे आपने डेटा सी से बी में पहुँचाना था। सी के अंदर मेरे पास डेटा पड़ा हुआ था, जो कि ये देखें स्टेट पड़ी हुई है। ये स्टेट यहाँ पे शो हो रही थी सारी। ये डेटा मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पे। अब सी से बी में डायरेक्टली तो पहुँचा नहीं सकता था, तो सी से मैंने डेटा कहाँ पहुँचाया पहले, ए के अंदर। ए के अंदर देखें ये स्टेट आ रही है टैग जोन, ए में पहुँचाया। फिर ए से डेटा कहाँ गया, बी के अंदर। ये आ गया इस तरीके से। समझ में आया। कोई सवाल इसके अंदर? इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, वरना भूल जाएंगे इसको। क्लियर है? तो यहीं तक रखते हैं आज इसको, ठीक है? मुझे जाना है। कहाँ भाग रहे हो? मैं अभी वो चित्र में बस। ठीक है, जाओ प्रैक्टिस कर लेना इसकी। ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं इसको आज फिर। सपोर्ट पुश कर दूँ। ठीक है, ओके। तो कोई सवाल है आपको तो पूछ लो, फिर हम ऑफ करते हैं। सर ये मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। लेकिन सर मैं बोल रहा था कि वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, अगर वीडियोस अपलोड हो जाएंगे तो देख के काफ़ी बेहतर समझ आ जाता है। मैं आज करवा देता हूँ वीडियो अपलोड। बस सर, थैंक ठीक यू। है, ओके भाई। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।